हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी दोस्तों। बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस कुछ दिनों से नहीं चल पा रहा है। दरअसल थोड़ा सा क्या है कि 5-6 दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से रेगुलर प्रैक्टिस सेट नहीं चल पा रहा है। तो आज थोड़ा तबीयत ठीक हुआ है, इसकी वजह से मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूँ। ये जो बिहार एसआई मेंस रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का जो है, ये सभी को पता है कि दुकान पे अगर मिल रहा है तो आप सभी लोग ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है तो शॉप वगैरह खुला नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको ऑर्डर किया था 20 जुलाई को, लेकिन मुझे डिलीवर हो गया है 27 जुलाई को, ठीक है। मंडे को ही मुझे मिल गया है। तो मैंने इसका पीडीएफ वगैरह स्कैन कर लिया है। तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं पूरा बुक का, यानी इसमें एक एक डिटेल दिया गया है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल सकता है, ठीक है। वहाँ से जाइए और पूरा बुक को डाउनलोड कीजिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि अगर जान लेंगे तो और भी बेहतर होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको पेड रखा गया है 39 रुपये। ये आपको 24 घंटा के लिए रखा गया है। आपको सिर्फ 24 घंटा के लिए 39 रुपये है, उसके बाद ये आपको 50 रुपये कर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने ही बहुत महंगे से ख़रीदा है, प्लस स्कैन कराने में भी बहुत ज़्यादा रुपए लग गया है। सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये छोटा पेज नहीं है, बहुत इसमें कम से कम देखा जाए तो आपको करीबन 300 से करीब 300 लमसम पेज इसमें होगा, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कीजिए। आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक डिटेल देखने को मिलेगा। बुक का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोविड-19 का मामला है, आप शॉप से लेंगे तो सभी को पता होना चाहिए, तो कोरोना वगैरह भी हो सकता है, तो इसलिए आप पीडीएफ से लेके पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप इसको पीडीएफ को खरीदेंगे तो आप जब पेमेंट करेंगे तो उसी समय आपको करना क्या है कि स्क्रीनशॉट लेना है और इस नंबर पे भेजना है 87 56 54 65 33, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। जैसे ही आप मुझको व्हाट्सएप करेंगे स्क्रीनशॉट, याद रखिएगा, जब तक आप हमको स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं आपको हिंदी का जो सेट है, जो इसमें हिंदी का सेट दिया गया है, वो जो फ्री में आपको सेंड करूँगा। याद है, हिंदी का जो सेट है इसमें। और याद रखिएगा, अब से इस वाले जो वॉल्यूम 2 का सेट मैं नहीं चलाऊँगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस में पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करा रहा हूँ। अब से आपका लूसेंट का प्रैक्टिस चलेगा डेली बेस पे। समझ पा रहे होंगे सभी लोग, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, घर से रिवीजन कीजिएगा, और भी बेहतर होगा जिस हिसाब से आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेट को। चलिएगा, पहला प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की है। चलिएगा, आंसर बताइएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना किसने की है, तो सिकंदर लोदी ने। अगर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये स्थापना कब की थी, तो 1504 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ये सिकंदर लोदी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। चलिएगा, आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब से ये प्रैक्टिस सेट जो वॉल्यूम 2 का है, मैं इस अपने चैनल पे अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि पीडीएफ आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कराइए, तो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा चुका हूँ। अब से आपका लूसेंट का सेट चलेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड कर्जन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है। तब ये थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया था 4-5 दिनों के अंदर में, तो इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप सभी लोगों से। तो आंसर क्या हो जाएगा, पुष्य मित्र शुंग हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी हो जाएगा। पुष्य मित्र शुंग भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण जाति का था। इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। ये बौद्ध धर्म का घोर विरोधी थे, याद रखिएगा। ये बौद्ध धर्म का घोर विरोधी भी था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई। किसने, तो ये किसने बनवाई थी, तो शेरशाह ने बनवाई थी, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह ने सुर राजवंश की स्थापना की। शेरशाह का अगर पिता का नाम देखा जाए तो हसन सुर था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य काल के दौरान पाटलिपुत्र शहर की नगर प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा, इंडिका, याद रखिएगा। इंडिका की रचना देखा जाए तो मेगास्थनीज ने किया था। इंडिका में हमें मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था के विषय में भी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा।
किताब उल हिंद यानी भारत का खोज रचित कौन है, यानी किस भाषा में ये रचा गया था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अरबी भाषा में। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी का वास्तविक नाम देखा जाए तो अबू रहमान मोहम्मद बिन अहमद अलबरूनी था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक पूछा गया है, तो ये तो सिंपल प्रश्न है, आंसर सभी ने बताया होगा, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना देखा जाए तो 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नांकित में से किस प्रकार का वन भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है। मेरी आवाज़ में भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरा आवाज़ कुछ चेंज वगैरह हो गया है, क्योंकि 5-6 दिनों से तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ गया था ना, थोड़ा कमज़ोरी जैसा हो गया था। लेकिन आपसे शेयर करना मुझे ज़्यादा कोई वो नहीं लगता है, क्योंकि आप सभी लोग मेरे फ्रेंड वगैरह हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 17.64%। याद रखिएगा। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ता है कितने प्रति मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फाइनली आंसर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रति यानी 32 मीटर। याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक निर्णयों में से कौन सा एक सही रूप में यानी कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिनर्वा मिल्स 1981। ये आपका गलत है। ठीक है। मिनर्वा मिल्स बना भारत संघ बाद ये 1980 में हुआ था। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है। चलिएगा, थोड़ा सा जल्दी आंसर करिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा वित्त आयोग से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न आएगा, इसको मैं स्किप करूँगा और मैं सीधे जीएस के ऊपर आऊँगा, क्योंकि जीएस में कराने वाला हूँ। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान के भाग इसमें किए गए निर्णय के अनुसार पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो आंसर करिएगा सभी लोग। भाग 4 की बात कही गई है, तो सभी लोग आंसर यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे। चलिएगा, बहुत सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी राज्य विधानमंडल को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि पंचायतों में अध्यक्ष के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने यानी अथवा नहीं है। ठीक है। चलिएगा अगला है पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम में। ठीक है। ये नाम से ही पता चल रहा था कि ये सिक्किम में है। यह सिक्किम का पहला हवाई अड्डा है। इसको ये प्रारंभ कब हुआ था, तो 18 सितंबर 2018 में। याद रखिएगा। 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और धोती लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया, ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ। याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी प्रधान सचिव होता है। यह कार्यालय प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार राज्य किसमें कमी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो करेक्ट आंसर सभी को आना चाहिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो स्वीकार किया गया था कब, तो 1997 में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन हो तब निम्नलिखित में से किस अपवाद को छोड़कर सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। कौन से अनुच्छेद से? तो उम्मीद है आंसर सभी लोग सही करेंगे। अनुच्छेद हो जाएगा 20 और 21, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। प्रहार है, प्रहार एक क्या है? तो प्रहार देखा जाए तो सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा सभी लोगों का। यह ठोस इंजन से लैस कम दूरी वाला मिसाइल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी लोग आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको सभी सॉल्व करने में बेहतर होगा। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके मध्य? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। ठीक है, अगर बात करें ये कब हुआ था तो 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, याद रखिएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वह हड़प्पीय यानी हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो वो कौन सी नदी पर स्थित था? तो भोगवा नदी पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 35। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? ठीक है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। होम रूल लीग जब आंदोलन हो रहा था तभी बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक का उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक प्रकार का क्या? चलिएगा फटाफट आंसर करिएगा सभी लोग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 37। चीनी यात्री हेन सांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा हर्ष। ठीक है, हर्षवर्धन पुष्यमित्र वंश का शासक था। हेन सांग ने भारत में 15 वर्षों तक रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर उसे चीन ले गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? चलिएगा आंसर करिएगा। आंसर हो जाएगा आपका अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के समय में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गए थे? तो करेक्ट आंसर करिएगा। आंसर हो जाएगा आपका सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें सूरत अधिवेशन के बारे में तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिएगा। अगर बात करें 1909 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 40। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया गया था किसने? किसने किया था? तो बात करेंगे, आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया? तो महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था बॉम्बे में, याद है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत देखा जाए तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी स्थित है किसके मध्य में?
पृथ्वी स्थित है किसके मध्य में? तो शुक्र एवं मंगल के मध्य में पृथ्वी आपका स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा धारवाड़ तंत्र, याद रखिएगा। धारवाड़ तंत्र कर्नाटक में विस्तृत है। ज्वालामुखी उद्रव के कारण यह अन्य खनिज भी प्रदान करता है। नायोगा उपसंधि यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आंसर देखा जाए तो जैव विविधता हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? ठीक है, तो देखते हैं आंसर कौन सही करता है इसका। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा, यानी केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है। उच्च न्यायालयों में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल में वायु में गति निम्नलिखित के द्वारा होती है, यानी किसके द्वारा होती है? तो आंसर उम्मीद है सभी लोग सही बताएंगे। डी हो जाएगा वायु दाब, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल धरातल की सबसे पास वाली परत संवहनी परत कहलाती है। क्षोभ मंडल में ही लगभग 75% वायु विद्यमान रहती है, याद रखिएगा। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को क्या कहा जाता है? तो फाइनली देखा जाए तो आंसर हो जाएगा इसका ज्वारीय रेंज कहा जाता है, यानी टीडन रेंज। ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी नर्मदा। नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी भी पूरब से पश्चिम की ओर ही बहती है, तो आपको ताप्ती के बारे में भी याद रखना है। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है किसके समीप? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुलिकट झील के समीप में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्री हरिकोटा में ही सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र का एक अंग है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है? वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो उम्मीद है आंसर सभी लोग इसका सही बताएंगे। 61वां संविधान संशोधन था, ठीक है। तो ये कब हुआ था? तो 1889 में ये पारित हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के खाके यानी ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही होता है। भारतीय संविधान का लगभग 70% भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? शीत रक्त वाला कौन जानवर है? तो ये आपका सांप हो जाएगा, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे हम शीत रक्त प्राणी कौन कौन से हैं, तो सांप हो जाएंगे, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ और भी इत्यादि लोग हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 57। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों यानी चश्मों में होते हैं कौन से लेंस? ये आपको बताना है।
तो अगर कोई 3D मूवी देखता है तो उसके चश्मे में लेंस होता है पेलेराइड। ये याद रखिएगा, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा चश्मा जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। किसी खास दिशा में प्रकाश का संचरण ध्रुवण कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अपना अंतिम लक्ष्य यानी हर आंख से हर आंसू पोंछ लेना किसने घोषित किया था। ठीक है, तो आंसर सभी यहाँ पे सही करेंगे, सरदार पटेल हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने हमेशा ही समाज के वंचित तबके की भलाई के लिए आवाज़ उठाए थे। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है किस में। तो ये आपका स्थित है बड़ा निकोबार में, यानी आपका करेक्ट आंसर देखा जाए तो 59 का बी हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में संपत्ति का अधिकार है, कौन सा अधिकार। तो भारत में संपत्ति का अधिकार हो जाएगा आपका वैधानिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल था। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है। तो सबसे अच्छा सूचक पूछा गया है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उसका प्रति व्यक्ति आय, याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा यानी मिट्टी आर्द्रता रोक सकती है। आर्द्रता रोक सकती है तो ये आपकी काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी को कपासी यानी रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में नमी धारण की क्षमता अधिकतम होती है, याद रखिएगा, अन्य मिट्टियों के तुलना में देखा जाए तो। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार होते हैं, यानी कौन से प्रकार होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पर्णपाती वन, याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, यहाँ से आपका थोड़ा बहुत रीजनिंग और मैथ्स भी है तो इसको मैं स्किप करूँगा। ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है। ताप्ती नदी कहाँ पर जा कर के मिलती है, तो ये आपकी खंबात की खाड़ी में जा कर के मिलती है। ताप्ती तथा नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है तथा संभात की खाड़ी में गिर जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, कहता है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में ये आपका स्थित है, बात करें 73 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर सभी लोग सही करेंगे, ए हो जाएगा लक्षद्वीप, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लिया जाए तो लक्षद्वीप भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, 32.6 वर्ग किलोमीटर है इसकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और सबसे छोटा देखा जाए तो आपका कौन हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ पर बहती है, किस ओर बहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, समुद्र से स्थल की ओर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका केरल आपका रबर उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा यही आपका राज्य होता है। विश्व में थाईलैंड सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवालिक हिमालय की नवीनतम एवं बाह्यतम श्रेणी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं किससे। तो आंसर देखा जाए 79 का तो डी हो जाएगा, भोजन के कण, थूक, मूल अम्ल और बैक्टीरिया से, याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? ये तो इम्पोर्टेंट है, आंसर सभी को पता ही होगा। आंसर 80 का ए हो जाएगा, एडवर्ड टेलर द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81, प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिका में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? थोड़ा बहुत आपको शोर हो रहा होगा बगल में, थोड़ा समझ रहे हैं सभी लोग। क्या किया जाए, मना भी किया जाता है लेकिन वो लोग अपने आप से समझते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा, नियॉन, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलय में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र देखा जाए तो H2SO4 होता है। अगला प्रश्न है कि सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्योंकि यह बड़े स्रोत हैं किसके? तो सेव में देखा जाए तो आपका केवल पोटेशियम ही मिलता है देखने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? आंसर करिएगा 84 का। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रो-मैग्नोन मानुस, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एटम का भाग नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? तो राइट आंसर देखा जाए तो समुद्री जल भारी होता है इस कारण से। ठीक है, देखिए समुद्री जल का घनत्व जो होता है नदी की जल की अपेक्षा अधिक घनत्व होता है, इसके कारण यही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो राइट आंसर हो जाएगा शैवाल, याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? लूसेंट का आपका कल से प्रैक्टिस शुरू किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा तबीयत तभी थोड़ा ढंग से सही नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी लोग को प्रैक्टिस भी प्रोवाइड किया जाए क्योंकि आप सभी लोग भी वेट कर रहे हैं कई दिनों से। एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मानव शरीर का तापक्रम है, मानव शरीर का तापक्रम है, तो आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन सी, न ही जाड़ों में घटता है न ही गर्मियों में बढ़ता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यानी इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। तो ये आपका आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग बढ़ जाता है, कम नहीं होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर आते हैं। ठीक है, 91 नंबर देखेंगे कि अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन बी, यानी 4 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मानव हृदय का लगभग भार देखा जाए तो 300 ग्राम का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो उम्मीद है आंसर सभी लोग सही करेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत बनेंगे। याद होना चाहिए सभी लोगों को, अनंत प्रतिबिंबों में दूसरा प्रतिबिंब सर्वाधिक स्पष्ट होता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्य एवं गैस में। ठीक है, राइट आंसर आपका। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या रखते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हमेशा एक
सह बनाए रखते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। तो सबके सामने दिख ही रहा है, परजीवी पौधा आपका अमरबेल हो जाएगा। ठीक है, अमरबेल का वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो करफूटा होता है, याद रखिएगा, करफूटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, पीला एवं हरा, याद रखिएगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरा करके 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? तो उम्मीद है आंसर सभी लोग सही बताएंगे। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, अगर जल का घनत्व अधिकतम देखा जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है यहाँ पे, यानी आपका 80 क्वेश्चन जीएस का है, बाकी आपका मैं मैथ्स और रीजनिंग स्किप कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अपना तैयारी और भी बेहतर कीजिए। बस 24 घंटा के लिए ये खुला हुआ है, उसके बाद आपका रेट बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आपको ख़रीदना है खरीद सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है।